नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मुख्तार अंसारी की आज हुई पेशी बांदा टू लखनऊ। मुख्तार अंसारी और पेशी के बाद अब वापस बांदा की ओर, लखनऊ से बांदा की ओर रवाना हो चुका है मुख्तार। रात 1 बजे से मुख्तार को लेकर हलचलें लगातार देखने को मिल रही हैं। जेल में मारपीट के मामले में पुलिस उसे सड़क के रास्ते लखनऊ लेकर आई थी, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई और उस पर आरोप तय किए गए। आरोप तय होने के बाद मुख्तार अब बांदा जेल के लिए रवाना हो चुका है। मुख्तार अंसारी पर जेल के अंदर मारपीट और शत्रु संपत्ति को हड़पने समेत कई आरोप हैं। लखनऊ के हजरतगंज थाने में 2020 में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी मामले में आज पेशी थी। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण गिरा दिया था और आज पेशी के लिए मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से एम्बुलेंस में बैठा करके लाया गया था। लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई और पेशी के बाद वापस बांदा जेल के लिए रवाना हो चुका है मुख्तार अंसारी। 3 तस्वीरें आपको दिख रही हैं। पहली तस्वीर जब बांदा से लखनऊ लाया गया, इसी एम्बुलेंस में उसे लेकर आया गया। उसके साथ डॉक्टरों की टीम भी मौजूद थी, सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। कोर्ट में आरोप तय हुए और आरोप तय होने के बाद उसे लखनऊ से अब बांदा ले जाया जा रहा है। मुख्तार के लखनऊ आने और फिर लौटने तक न्यूज 18 की टीम उसके पीछे पीछे थी। हमने लगातार 5 घंटे तक सड़क के रास्ते सफर कर बांदा से लखनऊ पहुंचे हम, और एम्बुलेंस के साथ साथ एक एक खबर हमने आपको दिखाया। सबसे पहले ब्रेक किया, आइए एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि कहां पर मुख्तार अंसारी की धड़कनें बढ़ गई थी, कहां पर जब वज्र वाहन खराब हुआ तो वो परेशान हो उठा था। फिर एम्बुलेंस में मुख्तार, एक बार फिर एम्बुलेंस के अंदर डरता रहा मुख्तार। 5 घंटे तक एम्बुलेंस के अंदर था। 5 घंटे तक सड़क से सफर करता रहा और एक बार फिर उसका परिवार मुख्तार की जान की गुहार लगाता रहा। मुख्तार के परिवार को जैसे ही खबर मिली कि उसे सड़क के रास्ते लखनऊ भेजा जाएगा तो उसका बेटा तड़प उठा। उसने तुरंत ट्वीट किया और अनहोनी की आशंका जताई। मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी ने लिखा कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब को अभी देर रात बांदा जेल से लखनऊ ले जाने की तैयारी हो रही है। साजिश के तहत मेडिकल कैंसिल करवाकर और फिर आधी रात को बांदा जेल से लखनऊ ले जाने की एक कथित तैयारी बड़ी अनहोनी घटना की आशंका पैदा कर रही है। जिस वक्त मुख्तार अंसारी के बेटे ने ट्वीट किया, उस वक्त मुख्तार बांदा जेल में बंद था, घबराहट में जेल के अंदर टहल रहा था। वहीं दूसरी ओर उसे लखनऊ लाने की तैयारी हो रही थी। बांदा जेल रात 1:30 बजे। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल का बाहुबली पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में बंद है। पंजाब की रोपड़ की जेल से लाने के बाद माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में बंद कर दिया गया था और बांदा जेल में देर रात अगर कहा जाए तो यहां पर हलचल मची हुई। जनपद के तमाम अधिकारी, डीएम, एसपी भी प्राइवेट में पहुंचे हैं, एसओजी प्रभारी मयंक चंदेल को लेकर के, और यहाँ पर जनपद के कई डॉक्टर्स पहुंचे हैं। मुख्तार को लखनऊ ले जाने की खबर जैसे ही न्यूज 18 को मिली, हमारी टीम बांदा जेल के बाहर पहुंची। रात में जेल के अंदर हलचल बढ़ गई थी। बड़े बड़े अधिकारी जेल के अंदर मौजूद थे। रात के वक्त ही एम्बुलेंस जेल के अंदर बुलाई गई। बांदा जेल के अंदर कई घंटों तक तैयारियां चलती रहीं। आखिर में वो वक्त आ ही गया जब मुख्तार एम्बुलेंस में सवार होकर लखनऊ के लिए निकला। बांदा जेल सुबह 7:39। आप देख सकते हैं बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से निकाल कर लिए जा रहे हैं। एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, ये बांदा जेल है जहां पर बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस आ गई है और अब यहां से बांदा में भारी पुलिस बल के बीच जो है एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को लखनऊ लिए जा रहे हैं और ये एम्बुलेंस बता रहे हैं कि लखनऊ जा रही है। हालांकि मुख्तार अंसारी का एमपी एमएलए कोर्ट में कुछ मामला है, उसको लेकर के वहाँ पेशी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कितनी संख्या में पुलिस फोर्स भी है। बांदा जेल से मुख्तार एम्बुलेंस में सवार होकर निकला। उसके साथ में सिर्फ एक वज्र वाहन था जिसमें पुलिसकर्मी तैनात थे। इसके अलावा हर जिले की पुलिस एम्बुलेंस को सुरक्षा देने के लिए तैयार थी। जो है तंदवारी मार्ग है और तंदवारी मार्ग से होते हुए ये रास्ता फतेहपुर भाया बसरावा होते हुए लखनऊ जाता है। अगर वाहनों की बात की जाए तो सिर्फ एम्बुलेंस है मुख्तार अंसारी की और दूसरा एक वज्र वाहन है। बस 2 गाड़ियों पे ही मुख्तार अंसारी जा रहा है लखनऊ।
मुख्तार की गाड़ी बांदा से निकलकर फतेहपुर की ओर बढ़ रही थी। उसके पीछे पीछे न्यूज 18 की टीम थी। जिस वक्त मुख्तार लखनऊ जा रहा था उस वक्त किसी को पता नहीं था कि पुलिस किस रूट से लेकर जाएगी। सुबह 8:20। अगर बात की जाए देखिए लखनऊ की, तो लखनऊ पहुंचने में अगर कहा जाए तो लगभग 4 से 4.5-5 घंटे करीब लगते हैं। और ये जो रास्ता है कुछ रास्ता खराब भी है। अगर ये नहीं कहा जा सकता कि बछरावों की जाएंगे, ये रास्ता भी डाइवर्ट भी हो जाता है। ये रास्ता जो है बहुआ होते हुए चौडगरा होते हुए कानपुर का भी रास्ता जाता है और ये रास्ता रायबरेली बछरावा होते हुए लखनऊ जाता है। लगभग 5 घंटे का समय बांदा से लगता है। पुलिस की टीम फतेहपुर के रास्ते जा रही थी। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद सुबह 8:50 पर मुख्तार फतेहपुर पहुंचा। जैसे ही पुलिस का काफिला मुख्तार को लेकर फतेहपुर पहुंचा, सुबह 9:05 वज्र वाहन खराब हो गया। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में चल रहा वज्र वाहन अचानक खराब होने से मुख्तार की टेंशन बढ़ गई थी। हालांकि वज्र वाहन में चल रहे स्टाफ ने पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना दी। लोकल पुलिस ने गाड़ी के मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक ने बताया कि गाड़ी में कुछ खराबी है। थोड़ी देर बाद मैकेनिक ने धक्का लगवाकर गाड़ी को रवाना किया। मुख्तार जब फतेहपुर से रवाना हुआ तो हमारी एक टीम उसके पीछे थी, तो दूसरी टीम रायबरेली में इंतजार कर रही थी। देखिए, हम रायबरेली के करीब है, यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी का काफिला रायबरेली आएगा और यहाँ से लखनऊ की सीमाओं में प्रवेश करेगा और फिर कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेशी के लिए ले जाया जाएगा। सुबह 9:15 बजे पुलिस की टीम फतेहपुर से मुख्तार को लेकर रायबरेली की ओर बढ़ी। गाड़ी खराब होने के बाद मुख्तार की टेंशन बढ़ गई थी क्योंकि उसके काफिले के साथ वज्र वाहन नहीं था। फतेहपुर सुबह 9:18। फतेहपुर से बिना वज्र वाहन ही मुख्तार अंसारी का काफिला आगे बढ़ रहा था। उसकी एम्बुलेंस को लोकल पुलिस की कई गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही थी। करीब 20 मिनट की यात्रा करने के बाद मुख्तार अंसारी को लेकर एम्बुलेंस फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के शहर स्थित राधानगर इलाके से निकली। एम्बुलेंस की आगे पीछे पुलिस की गाड़ी थी। करीब 1 घंटे की यात्रा करने के बाद काफिला सुबह 10:40 पर रायबरेली सरेनी थाना क्षेत्र में दाखिल हुआ। उस वक्त न्यूज 18 की टीम गुरबख्शगंज चौराहे पर मौजूद थी। सरेनी थाने से गुरबख्शगंज थाने के बीच काफी दूरी है। काफिला सुबह 11:45 पर गुरबख्शगंज थाने पहुंचा। और ये देख लीजिए मुख्तार अंसारी का काफिला। न्यूज 18 के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव ये विजुअल्स हैं, आप देख सकते हैं। रायबरेली के गुरबख्शगंज चौराहे पर इस वक्त मुख्तार अंसारी का काफिला पहुंच चुका है। एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी मौजूद है। उसको ठीक आगे एस्कॉर्ट करते हुए रायबरेली पुलिस की एक गाड़ी, और आप ये देख सकते हैं ये मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस गुरबख्श थाने पर रुक गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि शायद गुरबख्शगंज थाने पर वो रुक सकते हैं। हमारे कैमरा पर्सन और हम लोग तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं मुख्तार अंसारी जिस एम्बुलेंस में है, ये देखिए कुछ क्षण रोकने के लिए उनको बढ़ाया गया है। ये मुख्तार अंसारी देखिए, इसी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी मौजूद है। हमारे कैमरा पर्सन अनिल दिखा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी इसी में मौजूद है एम्बुलेंस में। आगे स्कॉट करते हुए एक पुलिस की गाड़ी है, उसके ठीक पीछे भी एक पुलिस की गाड़ी है। उसके पीछे एक बड़ा ट्रक है जिसमें पुलिसकर्मी सवार हैं। और ये देखिए मुख्तार अंसारी निकल चुका है इस वक्त। गुरबख्शगंज थाने में कुछ पल रुकने के बाद मुख्तार का काफिला तेजी से लखनऊ की ओर बढ़ चला और हमारी दूसरी टीम तो देखा आपने मुख्तार को लेकर आ रही टीम और जाती हुई टीम के साथ साथ इस वक्त न्यूज 18 की टीम भी लगी हुई है। और इधर प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर अतीक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एक और कार्रवाई, एक और एक्शन। अतीक के पुश्तैनी आवास पर बुलडोजर चला है। अवैध तरीके से निर्माण हुआ था इस भवन का। इस भवन पर भी अब बुलडोजर चल गया है। अतीक के पुश्तैनी आवास पर प्रयागराज में एक और कार्रवाई, लगातार कार्रवाई चल रही है। अतीक अहमद और उसके जो
सगे संबंधी हैं उनके खिलाफ, उनके पास जो अवैध संपत्तियां उन्होंने कब्जे कर रखी है, निर्माण करा रखा है, उन पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। और अब एक और कार्रवाई हुई है प्रयागराज से ही, ये खबर है। प्रयागराज में ही अतीक अहमद के एक और पुश्तैनी आवास पर बुलडोजर चला है। इस पुश्तैनी आवास का एक बड़ा सा हिस्सा अवैध तरीके से निर्माण कराया गया था। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, प्रशासन का बुलडोजर अतीक के पुश्तैनी आवास पर लगातार शिकंजा कसता ही जा रहा है। जो भू माफिया जिस गलत तरीके से जमीन पर कब्जा कर लेने के बाद अब ये कार्रवाई हो रही है। सालों से अवैध निर्माण, लेकिन अब हो रहा है लगातार एक्शन। प्रयागराज से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखने हैं, जहाँ पर अतीक के पुश्तैनी आवास जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, इसका अवैध हिस्से को ढहा दिया गया है। प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया अवैध निर्माण को। तो प्रशासन की कार्रवाई, अतीक अहमद और उन तमाम उसके सगे संबंधियों की अवैध संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है। इससे पहले भी दूसरी जगहों पर भी अतीक के ठिकानों पर अवैध निर्माण और जमीन पर अवैध कब्जों को अतिक्रमण मुक्त प्रशासन ने करवाया है। प्रयागराज में भी ये एक्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण बताया जा रहा है, उसी हिस्से को ढाया गया है। पुश्तैनी आवास है ये अतीक का, और पुश्तैनी आवास का जो हिस्सा अवैध तरीके से बनाया गया उसे गिरा दिया है प्रशासन ने। कार्रवाई आज सुबह सुबह कार्रवाई शुरू हुई, पूरे दलबल के साथ प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची और फिर बुलडोजर से एक्शन शुरू हो गया। अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, लगातार एक्शन चल रहा है। और दूसरी बार सत्ता में आने के बाद भी यही बात कही गई बीजेपी की ओर से, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से, कि बुलडोजर चलता रहेगा, खासकर माफियाओं, भू माफियाओं के खिलाफ एक्शन होता रहेगा। जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। बुलडोजर अब भी चल रहा है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद भी लगातार बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है। अतीक के एक और निर्माण पर बुलडोजर चला है आज। पुश्तैनी आवास का ये हिस्सा है, अवैध तरीके से बनाया गया। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। सर्वेश, आपके पास आती हूँ, ये पुश्तैनी आवास प्रयागराज में कहाँ पर, क्या पूरी तरह से पूरे भवन को ढा दिया गया है या अवैध निर्माण वाले हिस्से को गिराया गया है? देखिए, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का जो पुश्तैनी आवास है वो चकिया इलाके में है और इस पर पहले ही 2020 में कार्रवाई की गई थी और पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया था, क्योंकि इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं था और ये करोड़ों की निर्माण कराया गया था, जिसको लेकर पीडीए ने नियमानुसार निर्माण कराया गया था, जिसको लेकर पीडीए ने नियमानुसार एक नोटिस जारी की थी और 5 मार्च तक मोहलत दी थी। लेकिन अतीक अहमद की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया, जिसके बाद आज पीडीए की टीम पहुंची 3 जेसीबी मशीनों के साथ और अतीक अहमद के पुश्तैनी आवास पर जो अस्थायी रूप से बाउंड्री वाल बनाई गई थी उसको टीन शेड और इसके साथ साथ अस्थायी रूप से बनाए गए टाइलोट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और उसके बाद इस समय टीम पहुंची है अतीक अहमद के सहयोगी माज और खालिद जफर के उस अवैध प्लाटिंग पर, जहां पर बगैर नक्शा स्वीकृत कराए जो है यहाँ पर प्लाटिंग कराई गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से प्लाटिंग की गई है और छोटी छोटी बाउंड्री वाल जो है बनाई गई है। क्योंकि ये इसका नक्शा जो है पास नहीं है, पीडीए से स्वीकृत नहीं है, तो तमाम लोग जो छोटे खरीदार हैं जिन्होंने यहाँ पर प्लाटिंग खरीदी है उनके लिए मुश्किल है। जब इसका अवैध निर्माण इसमें ध्वस्त किया जाता है तो उनका इसमें कमाई का एक बड़ा हिस्सा लगता है, तो इससे उनको काफी नुकसान हो रहा है और तमाम लोग इससे परेशान है जिन्होंने जमीनें खरीदी होती हैं। लेकिन ये जो बताया जा रहा है करीब 45 बीघे और करोड़ों की ये जमीन है जिस पर अवैध रूप से अतीक अहमद के सहयोगी ने यहाँ पर प्लाटिंग की है, तो उसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जमीन किसकी है? सरकारी जमीन है जिसकी अवैध तरीके से प्लॉटिंग अतीक अहमद की ओर से हुई है, या फिर ये जमीन किसी और की है जिस पर कब्जा कर रखा था अतीक ने?
देखिए, ये अभी जांच का विषय है कि ये जमीन किसकी थी और किस तरह से इस पर प्लॉटिंग की गई। तो सरकारी जमीन होने का कोई सवाल नहीं उठता कि ये सरकारी जमीन थी, लेकिन इस पर निश्चित तौर पर इस पर जो है मानचित्र जो है इस पर जो स्वीकृत नहीं था, पीडीए से लेआउट इसका पास नहीं कराया गया था और अवैध रूप से यहाँ पर कॉलोनी काटी गई थी। हालांकि पीडीए के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनके पास ही सीधे चलेंगे और बातचीत करेंगे कि पीडीए के कार्याधिकारी हैं आलोक पांडे जी। सर, ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो अवैध प्लॉटिंग हुई थी ये किसकी जमीन थी और किस तरह से यहाँ पर बिना लेआउट पास किए यहाँ पर जमीन यहाँ पर की गई थी। तो अभी शायद उनको फोन आया है, कहीं बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सर्वेश, जमीन एक पर सवाल किस तरह और से है, जो है आप बात अवैध कीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल और है कि ये प्लॉटिंग कब हुई थी, कब यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े जमीन के लोगों ने खरीदे थे, खून पसीने का पैसा लगाया होगा जो आम लोगों ने जमीन खरीदी होगी, अब उनके साथ क्या होगा? अब जब अवैध यहाँ से कब्जे हटाए जा रहे हैं तो उन्हें किस तरह से नुकसान होगा? उनके नुकसान की भरपाई का कोई रास्ता है या नहीं है? क्या है तस्वीर? जी 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 मैं आलोक पांडे जी से ही बात करूंगा। सर, ये बताएं कि यहाँ पर कब प्लॉटिंग की गई थी और किसकी जमीन थी? क्या ये जमीन सरकारी है? प्लॉटिंग यहाँ पर निरंतर करते जा रहे हैं। यहाँ पे 2 बार और पूर्व में यहाँ ड्राइव चलाई जा चुकी है और अवैध प्लॉटिंग को जो है यहाँ पे ध्वस्त किया जा चुका है और उसी क्रम में लोग और भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जो पुराना तोड़ा गया था उस पर भी कुछ निर्माण कार्य, बाउंड्री वाल और सड़कों आदि का डेवलपमेंट। इसका लेआउट नहीं पास है किसी तरह से? इस किसी भी यहाँ पर किसी प्रकार का लेआउट नहीं पास है और वैलिड नहीं है ये कॉलोनी। और इस तरीके से पतली सड़कें और बिना पार्क दिए, बिना अप्रूवल के मानकों को पूरा किए जो ये प्लॉटिंग की जा रही है, सरासर यह पब्लिक को धोखा देने की कार्रवाई है। पब्लिक को के और इस तरीके से अनियोजित विकास होगा तो अवैध कॉलोनियां इसे विकसित होंगी। ठीक है सर्वेश, बात समझ में आ गई। अवैध तरीके से प्लॉटिंग और लोगों को धोखा यहाँ पर दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को की ठगी भी हो रही है लोगों से, लेकिन सवाल ये भी कि प्लॉटिंग कैसे मुमकिन है, रजिस्ट्रेशन कैसे मुमकिन है अगर अधिकारी प्रशासन के मिले नहीं, अथॉरिटी के मिले नहीं है। तो उनके संजीवनी अस्पताल से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई है। अस्पताल के संचालिका डॉक्टर अलका राय को नजरबंद कर दिया गया है। भाई एसएन राय को भी हिरासत में लिया गया है। अस्पताल पर मुख्तार की मदद का आरोप है। दरअसल मुख्तार अंसारी जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल सालों तक करता रहा, वो एम्बुलेंस इसी अस्पताल से रजिस्टर्ड था। उस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर संजीवनी अस्पताल से जुड़ा हुआ था। उस एम्बुलेंस को मॉडिफाइड करवा रखा था मुख्तार अंसारी ने, और लगातार मुख्तार अंसारी ही उसे इस्तेमाल कर रहा था। जब उसे पंजाब से बांदा जेल लाया गया उस दौरान ही इस एम्बुलेंस के बारे में विस्तार से जानकारी मिली थी, जिसके बाद जांच पड़ताल की शुरुआत हुई और संजीवनी अस्पताल से कनेक्शन उस एम्बुलेंस का निकला और संजीवनी अस्पताल को तब से ही जांच पड़ताल के दायरे में रखा गया था। अब अस्पताल के संचालिका डॉक्टर अलका राय को नजरबंद किया गया और भाई एसएन राय को हिरासत में लिया गया है। सुना है शायद हल्दरपुर की पुलिस आई है और वो मेरे भाई को बैठा लिए हैं अपने साथ। पिछले 2 घंटे से वो बैठा हुआ है और इंतज़ार कर रहे हैं कि बाराबंकी पुलिस आके हमें ले जाएगी। इन लोगों के पास लिखित में कोई अरेस्ट वारंट नहीं है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। और अगली खबर गाजियाबाद से, जहां पर दिन दहाड़े लूट हुई है। पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूट हुई है। बदमाशों ने 25 लाख रुपए लूट लिए। मसूरी इलाके की ये वारदात है और फुटेज भी आपके सामने। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में जहां पर दिन दहाड़े बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आते हैं और वो गन पॉइंट पर 25 लाख रुपए लूट कर भाग जाते हैं। गाजियाबाद से लूट की ये तस्वीर सामने आई है। पेट्रोल पंप कर्मचारी से 25 लाख रुपए दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट लिए। 25 लाख रुपए था, 3 दिन का कैश था और हम लोग आ रहे थे, वो दोनों आए जो बाइक से हमारे लड़ा दिए। इसके बाद निकाल के रिवॉल्वर जो फायर करने लगे, एक दूसरे से जो मार पिटाई हुई। लास्ट में जो बैग लेके भाग गए। जब कितने फायर किए थे? 3 फायर हुए इसी जगह पर जहाँ? जी सर, जी। हेलमेट लगाया उन्होंने? वो हेलमेट लगाए थे। अच्छा। जी सर। एक ही बाइक पे थे? नहीं, 2 गाड़ियाँ थीं। इधर महाराजगंज में बदमाशों ने सराफा व्यवसायी को हथियार के बल पर लूटने की कोशिश की, लेकिन व्यवसायी की शोर मचाने पर बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने 3 लुटेरों को हथियार के साथ ही पकड़ लिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। ब्रिज मनगंज थाना क्षेत्र की ये वारदात है।
यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।